गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अम्यूजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग 11th क्लास के यूनिट 1 में हम लोग अभी चल रहे हैं। जो हम लोग का टॉपिक है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो डिफरेंट वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें पहला 3 ऑब्जेक्टिव है: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो जैसा कि हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव देखा, उसमें बहुत सारे वेरियस सब पॉइंट्स हैं। तो मेन ये 3 पॉइंट है, उसमें वेरियस सब पॉइंट है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वर्ड से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक मींस रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू कैपिटल, पैसे से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये बिजनेस, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, दैट मींस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल होता है तभी सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा और तभी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो पाएगा। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पैसा ही नहीं कमाएगा तो किस तरीके से वो सर्वाइव मार्केट में कर पाएगा। तो अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा। सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल। जैसा कि वर्ड से पता है, सर्वाइवल, सर्वाइव करना मतलब जिंदा रहना। जैसे हम लोगों को, ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए खाना खाना होता है, पानी पीना होता है। उसी तरीके से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो सर्वाइव कैसे होगा, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। कोई भी अगर बिजनेस, आज अगर हम कोई बिजनेस 10 लाख रुपए लगाकर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या चाहेंगे कि पहले मेरा बिजनेस सर्वाइव करे। दैट मीन्स कि अगर हम 10 लाख रुपए लगाए हैं, अगर हम 10 लाख रुपए लगाए हैं मार्केट में, तो इससे कम से कम 50,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करें। अगर हम प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हम इतना कमाएं कि जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, जितना मैंने कॉस्ट लगाया है उतना कॉस्ट एटलीस्ट आ जाए। तो सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो मैंने कॉस्ट लगाया है उतना पैसा वापस आ जाए और उसके साथ साथ में प्रॉफिट भी। दैट मीन्स कि 10 लाख लगाया तो मैंने कम से कम तो हम लोग सोचेंगे कि 50,000 रुपये महीने का, 20,000 रुपये महीने का अर्निंग्स भी स्टार्ट हो जाए, तभी बिजनेस जाकर सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम जो कॉस्ट लगाए हैं वही वापस नहीं आ पाएगा, प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे सर्वाइव, प्रॉफिट के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी हम लोग सर्वाइव के बारे में बात कर रहे हैं कि सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए, बिजनेस में जितना पैसा लगाया है उतना पैसा एटलीस्ट रिटर्न में मिलना चाहिए, तभी जाकर। अब मान के चलिए आप 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया आपने और हर महीने आपको 10,000 रुपए का घाटा ही लग रहा है, तो आप बिजनेस फिर क्यों चलाएंगे, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल, सर्वाइव क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट। जब बिजनेस सर्वाइव करने लगा, बिजनेस जब मेरा चलने लगा, 1 महीना मेरा बिजनेस आराम से चल गया, विद जो मैंने कॉस्ट लगाया था उसको निकालते हुए मेरा जब बिजनेस आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया, तब फिर हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। तब फिर हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे कि अब 10 लाख रुपए जो लगाए हैं, 50,000, 20,000, 40,000 जो भी है, प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाए। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखेंगे। जो एक्सपेंसेस होगा सब चीज को हटाते हुए हम लोग प्रॉफिट में से कुछ पैसे को बचा के रखना चाहेंगे, क्योंकि हमको अपने बिजनेस को डेवलप करना होगा या ग्रोथ करना होगा। अब बिजनेस डेवलप कैसे होगा, ग्रोथ कैसे करेगा। मेरे बिजनेस में, मेरा दुकान ऐसा था कि चल रहा था, मेरे पास 2 एम्प्लॉय थे, ठीक है, 2 एम्प्लॉय थे। अब इस 2 एम्प्लॉय के बाद बिजनेस अगर अच्छे से डेवलप करेगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 4 एम्प्लॉय रखेंगे। अगर जैसे मैंने अपने एक स्कूल के एग्जांपल देता हूं, मैं जिसमें माउंट जेवियर स्टेट प्लस 2 स्कूल में पढ़ाता हूं, टीचर हूं, और यहाँ के मैनेजमेंट में भी मैं अपना रोल पार्टिसिपेट करता हूं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर अभी मैंने इस लास्ट ईयर यहाँ पे स्कूल खुला है, अभी लगभग अगर 200 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो नेक्स्ट ईयर मेरा टारगेट क्या होगा कि ये बढ़ के 200 बच्चे हो, 300 बच्चे हो, 400 बच्चे हो। भागलपुर में एक जगह ब्रांच है, तो हम लोग क्या चाहेंगे, जैसे हम लोग को 2 जगह ब्रांच है, हम लोग चाहेंगे क्या, 3 जगह ब्रांच खुले, 4 जगह ब्रांच खुले, 5 जगह, फिर ये धीरे धीरे डेवलप होकर पूरे बिहार में, फिर यहाँ से डेवलप होकर पूरे इंडिया तक पहुंचे।
तो ये मेरे तो एग्जांपल था स्कूल का। अगर आप टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं तो टाटा कंपनी ने क्या, आज जो रिलायंस और टाटा कंपनी का आप नाम सुनते हैं, तो क्या ये कंपनियां एक ही दिन में यहाँ तक पहुंच गई? नहीं, पहले उन्होंने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया तो पहले सर्वाइव करने के बारे में सोचा कि जितने पूंजी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं एटलीस्ट मेरा वो वापस हो, उसके बाद प्रॉफिट हो। जब प्रॉफिट होगा तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में हम लगेंगे। जैसे रिलायंस का क्या क्या आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। टाटा का कितना प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं कि अचानक से कोई डिफरेंट बहुत सारे या 4-5 सेगमेंट में चला जाता है। होता क्या है कि एक सेगमेंट मेरा अच्छे से जब फुलफिल हो जाए तो फिर हम दूसरे सेगमेंट में जाते हैं। तो उसी से पता चलता है, ग्रोथ का पता तब चलेगा जब मेरे ब्रांचेस बढ़ रहे हो, मेरे एम्प्लॉय बढ़ रहे हो, मेरा सेगमेंट बढ़ रहा हो, तभी पता चलता है कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा है। तो ये ग्रोथ हुआ। आई होप सो सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब बिजनेस तो कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, उसके साथ साथ हमको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। जैसे CSR, आगे चलेंगे हम लोग तो CSR पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट का ये रूल है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती है, प्रॉफिट होता है, तो उनको 2% जो है एक्सपेंस करना होगा, स्पेंड करना होगा किस पे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। तो अब आप कहेंगे कि सर जो 5 करोड़ अगर प्रॉफिट बिजनेस नहीं कमा रहा है वो कैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा? तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट आप देखिए, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। दैट मींस कोई भी बिजनेसमैन, चाहे आप हो या कोई भी कस्टमर, बिजनेसमैन हो या कस्टमर हो, कोई भी कस्टमर चाहता है कि जिस चीज के लिए मैंने आप मार्केट में कोई सामान खरीद रहा है, अगर वो पैसा दे रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा किसी भी कस्टमर का कि हम जो सामान खरीद रहे हैं वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हो। अगर आप मेडिसिन लेने जाते हैं, दवाई खरीदते हैं, और अगर वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट ना, उसमें मिलावट हो, अच्छा प्रोडक्ट ना मिले तो क्या होगा? बीमारी खत्म हो पाएगा और बीमारी दूसरा भी लग जाएगा। अगर आप गैस खरीदते हैं, गैस सिलेंडर खरीद के लाते हैं, अगर वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट ना हो तो क्या हो सकता है? फटने का चांस हो सकता है, आग लगने का चांस हो सकता है। यदि आप प्रेशर कुकर खरीद के लाते हैं तो जानते हैं कि कितना नाजुक होता है। अगर प्रेशर कुकर से खाना बन रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो तो क्या हो सकता है? तो एक एग्जांपल हुआ अलग तरीके। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम 20,000 का फोन खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो करते क्या है, हम लोग पहले उसके बारे में समझते हैं कि कौन सा फोन अच्छा है क्या नहीं। अगर आप 20,000 का फोन खरीद के लाते हो और वो 10 दिन भी नहीं चले, 10 दिन में ही खराब हो जाए, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो हुआ नहीं, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या हुआ? खराब हुआ। तो सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी कस्टमर सोच रहा है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एटलीस्ट उसके डिजायर्ड को फुलफिल करना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होगा और ये सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। होप सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर का मतलब गलत तरीके से कोई हम ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें। दैट मीन्स कि अगर सरकार ने कहा है कि बिहार में अल्कोहल बैन है, मतलब अल्कोहल पे पाबंदियां लगी हुई है, तो आप अगर अल्कोहल मार्केट में बेचते हो तो क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर आप बंदूक गोली बेचते हो, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। अगर आप कोई ड्रग्स बेचते हो, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी, क्यों? देखिए होता क्या है, बंदूक बेच रहे हैं, इससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है, शराब बेच रहे हैं, इससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है। अगर सरकार ने रूल बनाया है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाता है। तो वैसा काम हम लोगों को नहीं करना है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आए, जिससे सोसाइटी को हानि पहुंचे। अगर आप मार्केट गए कोई सामान खरीद के लाते हैं और उसके बदले में कस्टमर आपको गलत ओरिजिनल बदले डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देता है, तो वो भी क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। तो ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स का एक अहम पार्ट है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब, अगर हम भाई कोई 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोल रहे हैं, 4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए तो कुछ अच्छा हो पा रहा है। 4 लोग अगर मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं तो उन 4 से क्या होगा? 4 से एक घर में मिनिमम 5 फैमिली मेंबर्स, 5 चौके 20 लोगों को हम मेरे ऑर्गेनाइजेशन से खाना पीना मिल रहा है, काम वो कर रहे हैं, मगर 20 लोगों का तो परिवार चल रहा है। फिर उस 4 लोगों से भी देखिए क्या हो सकता है, हम जो भी मेरे 4 आदमी काम करेगा, दूध खरीदेंगे, दूध वाले के घर में पैसा जाएगा, चावल खरीदेंगे, चावल वाले के घर पैसा जाएगा, सब्जी खरीदेंगे, सब्जी वाले के घर पैसा जाएगा, आटा खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे,
कोई भी सामान हम अगर मार्केट से परचेज करते हैं तो सबके घर पे पैसा जाता है। तो आप सोचिए एक व्यक्ति को जॉब देने से कितने लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सोशल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट, सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी सर्विसेज। आप लोगों ने अभी देखा होगा लॉकडाउन में, जब अभी स्टार्टिंग के पहले दूसरे लॉकडाउन में जब लोगों के पास बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग थे जिनके पास खाने को नहीं था, अभी आप लोगों ने सबसे बेस्ट और रिसेंट एग्जांपल, सभी लोग जितने भी बच्चे मेरे सुन रहे होंगे सभी लोगों को पता है कि पीएम केयर फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा टाटा कंपनी ने डोनेट किया है। अगर किसी एक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा किसने डोनेट किया है? अक्षय कुमार ने डोनेट किया है। तो उस पैसे से क्या हो रहा है? सोसाइटी को हेल्प मिल रहा है। और आप देखते होंगे जैसे मैंने सीएसआर का एग्जांपल दिया था, वो तो समझिए कि सरकार ने एक कानून बनाया है कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, मगर बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं जो खुद से लोगों को मदद करते हैं। बहुत सारे आपने एनजीओज का नाम सुना होगा। एनजीओज का काम क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम जनरली ये होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी सोसाइटी में दबे लोग हैं, जिनके पास सक्षम नहीं है, उन लोगों को सक्षम बनाना ये बेसिक काम होता है एनजीओज का। कोई भी प्रॉब्लम अगर पब्लिक का है तो सरकार तक पहुंचाना, उसके बीच में लिंक करने का काम एनजीओज का होता है। तो सोशल सर्विसेज एंड कम्युनिटी सर्विसेज भी सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर कोई बिजनेसमैन पैसा कमाता है, महीने का 5,000 कमा रहा है, अगर वो 5,000 रुपया ही अपने बगल में या कोई समझ लीजिए कि चैरिटेबल ट्रस्ट में या फिर ऑर्फेनेजेस में जाकर अगर किसी को खाना खिलाता है, कहीं दान करता है, तो ये क्या हुआ? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना हुआ। आपने सुना होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, जो कि मुंबई में कैंसर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है एशिया का, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, क्योंकि वो टाटा कंपनी उसमें हर साल कुछ डोनेट करती है और सरकार का भी हेल्प मिलता है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई भी सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे किया जाता है। और हम लोग लास्ट में देखते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट में है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, रोजगार तो देती है, लोग पैसा भी कमाते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिलता है, सरकार को टैक्स भी मिलता है, मगर इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को हानि भी है। अपने देश के, अपना जहां हम रहते हैं वहां अगर कोई कंपनीज है तो आप देखते हैं धुआं निकलता है, या गंदा जो केमिकल का पानी निकलता है गंगा में जाता है, समुद्र में जाता है। तो ये क्या होता है? इससे सोसाइटी को हानि पहुंचता है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा दिल्ली का जो ऑक्सीजन था कितना दूषित हो चुका था कि लोग ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे, घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तो फैक्ट्रियां वहां ज्यादा है या जो भी रीजन रहा हो पॉल्यूशन का, इस चीज को कम करना, जितने भी कंपनीज हैं उन लोगों को ये टास्क दिया गया है कि आप लोग कोई भी बिजनेस अपना बनाते हैं जिससे भी धुआं निकलता हो, गंदगी निकलता हो, गंदा पानी निकलता हो, आप कोशिश करेंगे कि कम से कम हानि पर्यावरण को पहुंचे। इसके लिए अलग से एनजीटी बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड भी बनाया गया है, जो कि ग्रीन ट्रिब्यूनल को देखता है। मतलब कि दैट मींस कि जो भी कंपनियां जो बड़े बड़े चिमनी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में पानी गंदा होता है, जो गंगा नदी में जा रहा है, या धुआं से जो पॉल्यूशन बन रहा है, उसको कम करने के लिए एनजीटी का गठन किया गया है। तो अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन होप सो समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस ने पैसा कमा लिया, सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट हो गया, ग्रोथ भी हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव को ही पूरा कर दिया गया बिजनेसमैन के द्वारा। अब भाई अगर हम किसी बिजनेस में काम करते हैं, कि मान के चलिए कोई भी एम्प्लॉय किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसका भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि हम अगर अच्छे से काम करें तो उसका कुछ हमको बोनस मिले, इंसेंटिव मिले, या फिर जो सैलरी मिल रहा है अच्छा सैलरी मिले। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे के बदले 12 घंटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है तो एक्सपेक्ट करेगा कि जो 8 घंटे वाले को पैसा मिल रहा है, जो सैलरी मिल रहा है, उससे ज़्यादा 12 घंटे वाले को मिले। तो किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो उसका कुछ सेल्फ मोटिव भी होगा। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में गुड वर्किंग कंडीशन। अब आप सोचिए कि अगर आप कहीं काम करते हैं, मान के चलो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ करके एमबीए करके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे आप लोग, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वहाँ जाने के बाद अगर वहाँ का वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं हो, एम्प्लॉयज में झगड़ा होता रहे, हर हमेशा मन में डर रहे कि आज निकाल दिया जाएगा, कल निकाल दिया जाएगा कंपनी से, या
आप 1 मिनट लेट आते हैं या अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जो आपका बॉस है आपको एब्यूज करे या मेंटल हरासमेंट हो वहाँ पर, तो आप वैसे कंडीशन में काम करना नहीं चाहेंगे। अगर आप MBA करके कहीं काम करने जा रहे हैं और आपका बॉस आपको गाली दे, 2 मिनट लेट आने पे बदतमीजी करे, आपके ऊपर टारगेट रहे और आप जहाँ 10 लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन लोगों का नेचर अच्छा नहीं हो, सब लोग एक दूसरे से लड़े, तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये हुआ क्या, गुड वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां का वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। होप सो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटिव सैलरी। जैसा मैंने बताया, आप 8 घंटे काम करते हो उसके लिए आपको 15,000 मिल रहा है। एक एग्जांपल, अगर आप 12 घंटा काम कर रहे हो उसके लिए 15,000 मिल रहा है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोस्ट पे सेम पोस्ट है और एक आदमी 8 घंटा काम करके 12,000 ले जा रहा है, एक आदमी 12 घंटा काम करके 15,000 ले जा रहा है। 8 घंटा काम करके 15,000, 12 घंटा काम करके 15,000, सेम पोस्ट। कौन काम करना चाहेगा भाई? वहां पर किसी को भी प्रॉब्लम होगा कि आखिर हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों दे रहे हैं, अगर हमको अच्छी सैलरी ही ना मिलेगी तो हम वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे क्यों? तो कॉम्पिटिटिव सैलरी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के ग्रोथ में। थर्ड पर आता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ दैट मीन्स अगर आप किसी पोस्ट पे 3 साल से काम कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका प्रमोशन हो, आप चाहेंगे कि आप जो सीख रहे हैं उसका इंप्लीमेंट अच्छे से किया जा सके। बहुत सारी कंपनियां ट्रेनिंग हर 3 महीने 6 महीने में ट्रेनिंग कराती है। क्यों? एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। अगर आप अगर आपका ग्रोथ होगा, अगर आपकी ट्रेनिंग होते रहेगी बीच बीच में, तो आपका क्या होगा, पर्सनल ग्रोथ भी होगा। जब पर्सनल ग्रोथ होगा तो आपका प्रमोशन भी होगा, प्रमोशन होगा तो सैलरी भी बढ़ेगा। जैसे अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जैसे टाटा कंपनी है तो अपने एम्प्लॉइज को हर एक प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट देती है। जैसे आप टाटा कंपनी में काम करते हो और अगर आप तनिष्क में जाते हो कोई भी सामान खरीदने, तो आपका एक जॉब कार्ड होता है, आप वहां जाएंगे तो 20 to 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा वहां पर, श्योर है। तो इससे क्या होता है, पैसा बच रहा है ना भाई, पर्सनल ग्रोथ होगा ना मेरा। जैसे हॉस्पिटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो भी वहां के एम्प्लॉय उनके बच्चों को वहां पे इजिली ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो उसमें भी पर्सनल ग्रोथ होगा। अब आता है स्पेशल बेनिफिट, फोर्थ पॉइंट में स्पेशल बेनिफिट और पर्सनल ग्रोथ। जब तक बेनिफिट्स नहीं मिलेगा तब तक ग्रोथ होना मुश्किल है। तो स्पेशल बेनिफिट्स में क्या हो सकता है, कहीं आपको टूर पे ले जाया गया, कहीं आपके जो बॉस है आपसे अच्छा बिहेव कर रहे हैं। स्पेशल बेनिफिट में ये नहीं आया कि अच्छे से बिहेव करना स्पेशल बेनिफिट है, मगर अगर आपका बॉस आपसे अच्छे से बिहेव करता है, आपसे अच्छे से बात करता है, तो आपको मेंटल एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट में बहुत चीज हो सकती है, बहुत सारी चीज आ सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल का मैंने एग्जांपल दिया था, वो आ सकता है इसमें भी। जैसे HRA होता है, अलग से होम रेंट अलाउंस होता है। जैसे बाहर आप टूर पे जाते हैं, वो हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट स्पेशल बेनिफिट्स में इसके टूल्स हैं। ये डिपेंड करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज पर कि वहां का पॉलिसीज क्या है। सबसे अच्छा अगर आप देखेंगे, कोई अगर कंपनीज में काम करते हैं, तो अभी तक जो मेरी जानकारी है सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट दैट मींस की जो व्यवहार किया जाता है, टाटा कंपनी का कहना है, रतन टाटा का कहना है कि अगर मेरे एम्प्लॉय खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। क्योंकि वो मन लगा के काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट ही होगा। तो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है तो वो अपने बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। तो हम लोगों ने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में देखा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी बच्चों को कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।